प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। हे प्रभु हमें निर्णय लेने का शक्ति प्रदान करें। सही और गलत में से सही रास्ता चुनने का सद्बुद्धि प्रदान करें और भगवद गीता के 13वें अध्याय को समझने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। तो हमने पिछले अध्याय में क्या सीखा था? किसके बारे में सीखा था? ये ज्ञान का था क्या? भक्ति क्या है? भक्ति 12वां अध्याय भक्ति। हाँ, मैं थोड़ा सा ऊपर ये देख रही थी। तो आपने बोला था कि आपको भगवान डायरेक्ट जाना है या डेमो देख के सब अच्छे से समझ में आता है। वो अध्याय हो जैसे नहीं है, डीप में सब गए हैं। बार बार सुनने से तो हो जाएगा। तो मैंने यही समझाया था कि 2 रास्ते होते हैं भक्ति में जाने के। एक होता है सीधा सरल रास्ता जो हमने पिछले अध्याय में समझा सीखा, वो भक्ति के माध्यम से। भक्ति के माध्यम से। और एक होता है टेढ़ा मेढ़ा नीचे वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रास्ता जो भक्ति को ही जाता है, भगवान के पास ही जाता है, पर वो अलग तरीके से जाता है। वो उनकी मूर्ति जो भक्ति वाली होती है, उनकी मूर्ति हमारे सामने होती है, हम उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं। और जो दूसरा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है कॉम्प्लिकेटेड, वो किसी मूर्ति के रिलेटेड नहीं होता है। वो एक एनर्जी होती है, एक सोर्स होता है, एक हायर सेल्फ होता है, यूनिवर्स होता है, जिनको काफ़ी लोग मानते हैं, बिलीव करते हैं और उनके बारे में श्रद्धा रखते हैं। तो जैसे मैंने पिछले सेशन में 2 रास्ते बताए थे, ऐसे हमारे जीवन में भी हर एक मोड़ पे हमें 2 रास्ते दिखाई देते हैं। अभी इन 2 रास्तों में एक होता है सही रास्ता, एक होता है गलत रास्ता। अब कोई ऐसे मोड़ भी आता है जिसमें हमें लगता है दोनों रास्ते सही हैं, ये भी रास्ता सही है, वो भी रास्ता सही है। अब कैसे चुनाव करें? सही और गलत की तो वैसे ही पहचान नहीं होती इंसान को, उसमें तो वैसे ही कंफ्यूजन होती है। बट अगर दोनों रास्ते सही हो तो कैसे पहचान करें कि इसमें से सही रास्ता कौन सा है? और 2 रास्ते गलत वाले भी होते हैं, दोनों गलत रास्ते सामने आ जाते हैं, बट उसमें से कौन सा सही वाला गलत है वो भी चूज करना बड़ा मुश्किल होता है। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो गलत रास्ता है कि उसमें से सही कौन सा ढूंढना है, वो हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है। बट हमें हमेशा हमारे लाइफ में ऐसे रास्ते मिलेंगे। अभी जैसे इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो तुम्हें करना है, अभी तुम्हें निर्णय लेना है कि कौन सा सही रास्ता है और कौन सा गलत है। तुम्हारे प्रकृति और स्वभाव से तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें युद्ध लड़ना है। तुम युद्ध को छोड़ के भागोगे, वो धर्म के हिसाब से गलत रास्ता होएगा। तो तुम्हें सही निर्णय लेना है। तो इसमें उनको हेल्प करते हैं सही निर्णय लेने के लिए कि कैसे सही निर्णय ले सकते हैं, क्या तरीके होते हैं सही निर्णय लेने के। क्योंकि अगर हम गलत निर्णय कोई ले लेते हैं या निर्णय लेने वक्त
हमें कंफ्यूजन होती है, तो कैसी हमारी हालत हो जाती है, परेशान रहते हैं कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करना चाहिए हमें, निर्णय कैसे लें, सही रास्ता गलत रास्ते की पहचान ही नहीं होती है, कंफ्यूजन, बेचैनी, सारी रात परेशान, ना खा सकते हैं ना सो सकते हैं। इसीलिए हर एक लाइफ के हर एक मोड़ पे जो हम डिसीजंस लेते हैं वो हमारे आगे फ्यूचर में हमें अलग दिशाओं में ले जाएंगे। तो निर्णय लेना, सही निर्णय लेना उस समय पे बड़ा ज़रूरी हो जाता है, और ये क्षमता और ये सीख हमें समझाती है कि हमें कैसे सही निर्णय लेना चाहिए। आपके हिसाब से अगर डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो, तो आप क्या करते हो, कैसे निर्णय लेते हो? थोड़ा राय तो लेते हैं, अगर कोई थोड़ा बड़ा ये रहता है तो बड़े लोगों से थोड़ी राय लेते हैं कि भाई कैसे करना चाहिए, क्या सही है। आप बताइए, अगर आपको निर्णय लेना हो तो क्या लोगे, कैसे लोगे? Something to think about. Something to think about, yes. Like a wise decision. Wise decision. आपने अपने जीवन में कहीं अच्छे डिसीजंस लिए हैं, हम अवेयर नहीं है। अभी एक अचानक से क्वेश्चन आ गया तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, बट हम हमेशा हर एक मोड़ पे, हर एक मिनट, हर एक टाइम हम लोग डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है। आप बताइए। यही है कि जब कुछ पड़ती है सिर के ऊपर तो पहले हम यही सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो क्या होएगा, ऐसा करेंगे तो क्या होएगा, तो हम उसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उसमें फिर ये देखते हैं कि अच्छाई ज्यादा आ रही है कि बुराई ज्यादा आ रही है। तो जब देखते हैं कि अच्छाई की तरफ जा रहे हैं तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं, चाहे वो पसंद हो ना हो, लेकिन ये लगता है इससे वो खुश हो जाएगा तो ये निर्णय बराबर है, बजाय मैं मन नहीं मानता, लेकिन कई बार तो वो बंदा खुश हो रहा है जहाँ जो निर्णय ले रहे हैं सबके लिए अच्छा है, तो वो ले जो सबकी संगत से अच्छा है, ठीक है, जिसको खुशी मिल रही है उस हिसाब से आप जानते हैं। आप मैं भी वही अभी दादी ने बोला ना, तो मैं भी वही सोच रही थी कि कैसे मैं आपको बताऊं कि कैसे डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, जैसे दादी ने बताया कि हम जब डिसीजन लेते हैं तो उसका फायदा और नुकसान दोनों सोचते हैं। मेरे मन में भी ऐसी बातें आती है, अगर ये डिसीजन लूंगी तो ऐसा होगा, ये डिसीजन लूंगी तो ऐसा होगा, लेकिन मेरी प्रेयर इतनी, मतलब मैं इतना प्रेयर करती हूँ मालिक को कि मुझे सही डिसीजन दे। मेरे मन में दोनों बातें होती है, फायदा और नुकसान तो सब होता है, लेकिन अगर सामने वाले का फायदा हो रहा है, वो आगे बढ़ने के लिए और उत्सुक है, तो फिर मैं बोलती हूँ मैं अपने लिए फायदा नहीं सोचूंगी, सामने के लिए पहले सोचूंगी। ठीक है, तो ऐसे मतलब प्रेयर करके ही डिसीजन लेते हैं। कभी कभी हम सरेंडर कर देते हैं कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रभु हाँ जो आपकी मर्जी है वो आप रास्ता दिखा दो, तो वो अपने आप, क्योंकि हम लोग देते हैं जो नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग कभी कभी ऐसे मजबूर हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेना तो है बट कभी कभी उस ऊपर वाले के हाथ में सरेंडर कर देते हैं। चलते हैं, चलो हम मुद्दे पे आते हैं, ये बातें बाद में भी कर लेंगे। अच्छा, तो आपने ये जरूर पिक्चर तो जरूर देखी होगी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसमें आपको अगर पता होगा कि जब शाहरुख खान जाता है पंजाब, राज जाता है सिमरन को लेने, कि भाई वो कैसे, उसके लिए भी टफ डिसीजन होता है कि सिमरन को कैसे मैं उनके माँ बाप से दिल से जीत के मैं कैसे लेके जाऊँ शादी करके। तो उसके बीच में उसके मन में उलझने होती हैं, तो वो सिमरन की मम्मी के पास जाता है और उनको बोलता है कि हमारे जीवन में दो रास्ते आते हैं, एक सच्चा रास्ता आता है, एक बुराई का रास्ता आता है।
तो दोनों रास्ते हमारे जीवन में आते हैं। तो जो बुराई वाला रास्ता होता है वो हमें खींचता है, क्योंकि उसका जो अट्रैक्शन होता है बुराई वाले रास्ते का, वो हमें खींचता है, बोलता है कि भाई ये वाला रास्ता सही है, तू यहाँ पे चला जा। पर जो अच्छाई वाला रास्ता होता है तो वो कठिन होता है, मुश्किल होता है। बुराई वाले रास्ते में बोलता है कि अगर शुरुआत में आपको आसान लगेगा, सब कुछ ठीक होएगा, पर अंत में आपकी हार होएगी। और अच्छाई वाले रास्ते में शुरुआत में कठिनाई आएंगी, परेशानी आएंगी, बट आखिरी में आपकी जीत होगी। तो इसलिए ये समझना और ये निर्णय लेना कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और निर्णय लेने के 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके हम लोग थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, आपने सबने गेम्स खेली हैं? स्नेक्स एंड लैडर, सांप सीढ़ी खेली है। और कौन सी गेम्स हम लोग बचपन में खेलते थे? चेस, लूडो। चेस ज्यादा नहीं खेली है, हाँ, लेकिन लूडो ज्यादा खेला है। हाउसी खेली है। हाउसी तो आप अभी भी खेलते हो? अभी भी खेलते ही है, उसके बिना किटी नहीं होती है। हाँ। तो आप मुझे बताइए हाँ, कि ये गेम्स में, ये खेलों में क्या कॉमन क्या है? आपको क्या समझ में आता है, या क्या कॉमन क्या है? कॉमन चीज कैसे हार जीत का ये अट्रैक्शन पहले तो ज्यादा वही रहता है। हाँ, कि कौन हारेगा, कौन जीतेगा। एक तो पहले वही है। हाँ, और एक अट्रैक्शन रहता है लूडो में कि 6 कभी आएगा। हाँ, 6 वो एक ठीक है। अट्रैक्शन और क्या आपको समझ में आता है? सीखने को क्या मिलता है? सीखने को वही कि भाई पेशेंस से खेलो, हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो, दोनों तरफ से। दूसरी पार्टी है, वही बच्चे होते हैं, उनके साथ तो थोड़ा देखना पड़ता है। बाकी जब आपस में तो कोशिश यही होती है कि जीते। हाँ, सबका पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि अच्छा। और हार गए तो क्या होएगा? कुछ नहीं। चलो, जीतने का तो रहता ही है। और क्या सीखने को मिलता है? हमने इतने सारे गेम्स बचपन में खेले हैं, क्या सीखा क्या है वहाँ से जो हमारे लाइफ से रिलेटेड है? वही यही है ना, ऐसे पल आएंगे कभी हमें हारेंगे भी और हम जीतेंगे भी, तो इसके लिए तैयार रहेंगे। हाँ, ये मतलब कि छोड़ना नहीं है, लगा के खेलना है, जैसे ध्यान पूरा दे के ये करना है कि जैसे कोई ये तो चलो लक के हिसाब से हो गया, जो अपन फेंकेंगे उसके हिसाब से होगा। बाकी जो आउट गेम्स रहती है या जो रहते तो उनके ऊपर प्रॉपर ये ध्यान लगा के। अच्छा, पेशेंस, हार जीत कॉमन। और कुछ अगर आप ध्यान से सोचोगे तो हर एक गेम के अपने अपने नियम और कायदे होते हैं। नियम और कायदे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उसी बेसिस के ऊपर आपको वो गेम खेलना पड़ता है। चाहे आप सांप सीढ़ी बोलो, चाहे आप चेस बोलो, चाहे कोई भी गेम, जो भी गेम डिज़ाइन होती है एक रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से होती है। आप उल्टा तो कर नहीं सकते, हाथी को कैमल की तरह तो नहीं टेढ़ा कर सकते, हाथी तो सीधा ही जाएगा। सांप तो मारेगा, नीचे तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ये नहीं बोल सकते नहीं मेरे को सांप ने काटा फिर भी मैं आगे जाऊंगा। और लूडो में अगर आगे आगे तो चलो वापस चलो। तो ये नियम होते हैं। तो हमें भी अपने जिंदगी में ऐसे ही नियम बनाने हैं जो हमारे वैल्यूज से रिलेटेड हो, जो हमारे वैल्यूज से रिलेटेड हो। ये नियम, ये रूल बुक जो हम बनाते हैं, ये हमारे डिसीजंस लेने में, निर्णय लेने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं।
अगर आप बिना नियम के अपने जीवन बिताओगे तो कैसे होएगा वो ये होगा, क्या बोलेंगे अपन, अनुशासन हाँ, से नहीं बिना होगा, अनुशासन बिना के इससे होगा। तो पहले जमाने में जब हम पहले भी रहते नियम थे, पहले भी अभी से ज्यादा अच्छे नियम थे पहले, कैसे प्रॉपर टाइम टू टाइम सब कुछ वैसे ही होता था, सब टाइम से नेचर के हिसाब से ही करते थे सब। अभी थोड़ा ये हो गया है। तो अभी हम जैसे इस सोसाइटी में रहते हैं, हम भी नियम और कायदे कानून से रहते हैं। चाहे अगर हम सोसाइटी में रहते हो तो हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, समाज में रहते हैं तो हमारे समाज के कायदे कानून हैं। तो आप जिधर देखो कायदे कानून से हम घिरे हुए। ये कायदे कानून हमें क्या कहने की कोशिश करते हैं कि हमें सही तरीके से जीना है, सही तरीके से हमें फॉलो करने हैं रूल्स। ये हमें वो सिखाते हैं, कायदे कानून वो हमें सिखाते हैं। अगर ट्रैफिक है तो ट्रैफिक के नियम फॉलो करो, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस। हर एक चीज में हमारे नियम, स्कूल है तो स्कूल यूनिफॉर्म, ये वो सब नियम कायदे कानून सबके लिए एक है और हम फॉलो करते। ऐसे ही हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमने कौन से अपने रूल्स बनाए हुए हैं? हमने कोई रूल्स नहीं बनाए हुए। हमें अपने लाइफ में थोड़े से रूल्स बनाने चाहिए, बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, जिससे हमें तकलीफ ना हो और जिससे आगे हमें कुछ भी निर्णय लेने में आसानी है। अभी मैं आपको एक सीधा साधा एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक बिजनेसमैन होता है, ठीक है, वो बिजनेस में सब कुछ हैंडल करता है, अपना बिजनेस भी करता है, सेल्स भी करता है, उसको लोगों को हायर भी करना होता है, अकाउंट्स का भी काम होता है, सब तरीके से उसको सब मैनेज करना होता है। और वो इतना, उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो एकदम स्ट्रेस हो जाता है लाइफ में कि भाई मुझे इतना सब, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेसमैन है तो सब उसी को ही करना है, वो मेन पर्सन है, सब उसी को ही करना है। तो फिर वो दूसरे किसी अपने फ्रेंड जो बिजनेसमैन है उसके पास जाता है, उसको बोलता है कि भाई मेरे को ना बड़े परेशानियां होती है, मेरे को अपना स्टाफ भी संभालना होता है, मेरे को सेल्स भी करना होता है, मेरे को सब कुछ देखना होता है, ओवरऑल मैनेजमेंट भी करना होता है, मेरे को ना बहुत स्ट्रेस होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो उसने उसको समझाया कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में और अपने पर्सनल लाइफ में हमें रूल्स सेट करने होते हैं, जिससे हमारा जो काम है वो सही तरीके से हो और हम उसको नियम से फॉलो करें। अब उसने दूसरे ने पूछा कि भाई आप ज़रा एक्सप्लेन तो करो कि इसका क्या मतलब है, मैं कैसे रूल्स सेट करूं अपने लिए, ये होता क्या है। तो उसने बोले, सिंपल सा बोला, जैसे अगर आपको अपना प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना है तो सपोज आप एक रूल बना लो सिंपल कि भाई मैं संडे को, रविवार को काम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मेरे परिवार को भी वक्त देना होता है और मुझे मेरे काम का भी एक लिमिट रहती है। जो भी काम रहेगा मैं घर पे नहीं लेके आऊँगा, जो काम है मैं शनिवार को पूरा कंप्लीट करके मंडे को कंप्लीट करूँगा। कोई लोग होते हैं घर पे काम ले आते हैं, घर पे काम करते हैं, परिवार के साथ बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो एक नियम फॉलो करना चाहिए कि 100% वो वैसे ही वो दूसरा बिजनेसमैन ऐसे नियम फॉलो करता था कि भाई मैं ये नियम फॉलो करता हूँ कि जब मुझे करना हो मैं काम अपना और पर्सनल लाइफ में मिक्स नहीं करता हूँ। ऐसे हमें जो सूट करते हैं, हमारे वैल्यूज के हिसाब से जो हमें सूट करते हैं, वैसे हमें नियम अपने लिए लागू करने हैं।
जैसे वो बोलता था कि मैं कोई भी मीटिंग में जाता हूँ, मैं आई मेक इट अ पॉइंट मैं आधे घंटे पहले मीटिंग में पहुँचूँ। उसको अपना ट्रैफिक के हिसाब से वो सब सेट वेट करके वो बोलता है आधे घंटे पहले, अगर मेरी 4 बजे मीटिंग है तो मैं 3:30 बजे, मेरा नियम है कि मैं पहुंच जाऊं, मैं कभी लेट नहीं होना चाहता। तो ऐसे हमारे पर्सनल लाइफ में भी हमें वो नियम बनाने ज़रूरी हैं ताकि वो हमें हमारे डिसीजंस लेने में हेल्प कर सके। अभी एक मैं इंसिडेंट्स बताती हूँ। तो ऐसे ही एक कहानी है। एक लड़की होती है, शादी की उम्र की होती है लड़की, और उसके माँ बाप पेपर में ऐड डालते हैं उसके बारे में कि भाई उसको शादी के लिए प्रपोजल्स आए। तो पेपर में देखने से उसको प्रपोजल आ जाता है। एक प्रपोजल बहुत अच्छा लगता है कि अच्छे फैमिली है, सब कुछ अच्छी है, लोग अच्छे लगते हैं। फ़ोन पे उनकी बातचीत और इंटरेक्शन शुरू हो जाता है और एकदम फास्ट होता है। तो कुछ उनको ऐसे डाउट भी आता है कि भाई ये फास्ट इतना कैसे हो रहा है, और ठीक भी लगता है कि भाई सब तरीके से वैसे ही ठीक है। तो धीरे धीरे करते करते ऐसे हो जाता है कि वो जो जब मिलने का टाइम होता है तो सामने वाली पार्टी गायब हो जाती है। वो पैसे मांगने लग जाते हैं, कुछ बहाने मार के एक्सटॉर्शन करने लग जाते हैं। ऐसे आजकल काफ़ी इंसिडेंट्स भी होते हैं, हो रहे हैं उल्टा। और फिर आखिरी में पता चलता है कि ये पैसे लेके भाग गए। उसका तो जो हुआ सो हुआ, जो पैसे लेके भागा, बट वो लड़की का क्या? उसका तो कॉन्फिडेंस चला गया ना। उसने फिर तय किया कि मैं आगे से कोई भी प्रपोजल आए, मैं कोई इमोशनली अटैच नहीं होने वाली जब तक वो आगे तक आखिरी तक नहीं जाए। क्लियर नहीं होता है कि भाई यही है, सब कुछ है, ऐसा है, तब तक मैं इमोशनली अटैच नहीं रहूंगी। ये हमें सीखने को मिलता है कि ऐसे गलती करी, बट हमने वो नियम बनाया अपनी लाइफ में कि इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है। एक बाउंड्री सेट कर दी, जैसे बोलते हैं ना, लक्ष्मण रेखा सेट कर दी हमने। अब सीता माता गई लक्ष्मण रेखा के आगे, तो उन सबको पता है कि क्या हुआ, वो क्या है, रेखा क्या है, ये बाउंड्री है हमारी कि भाई लक्ष्मण जी ने बोला था कि इससे बाहर नहीं जाना। और ये हमारे सेट किए हुए नियम हैं, हम तोड़ते हैं, हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत बेंड होना हो सकता है, बेंड कर सकते हो, कुछ सर्कमस्टांस ऐसे हो जाते तो आप बेंड कर सकते हो नियम, बट उस स्टिक रहना उस नियम से आगे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे डिसीजंस लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अभी सब लोग व्हाट्सएप पे हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कोई है जो नहीं है? फेसबुक पे नहीं है, अच्छा। यूट्यूब पे है? हाँ, यूट्यूब पे है, हाँ। तो हम सब सोशल मीडिया चैनल्स पे हैं, हम लोग अच्छे वीडियोस देखते हैं। हम लोग आगे क्या करते हैं, अगर कोई अच्छा वीडियो लगे तो क्या करते हैं आप? शेयर करते हैं, सेव करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो ये सब हम लोग करते हैं, ठीक है। हमने अच्छा सा वीडियो देखा, हमने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, और फिर क्या किया? उसके बाद
किधर से डिलीट कर दिया, किधर से डिलीट कर दिया? जहाँ से आया, नहीं कहाँ से डिलीट कर दिया? मेमोरी से डिलीट कर दिया। मेमोरी से तो नहीं किया, अपने व्हाट्सएप से ही कर देते हैं, उसके लिए फुल हो जाती है तो करने। व्हाट्सएप से भी डिलीट हो गया, मेमोरी से ना, क्योंकि जब हम जो बहुत है ना तो हमारे दिमाग में होता है वो अटैच हो जाते हैं। डिलीट हमारा वो जो भी होता है वो थोड़े दिन के बाद होता है। हाँ, इमीडिएटली नहीं होता है, वो थोड़े टाइम के बाद। उसको भी भेज दिया, उसको भेज दिया, हो गया काम। हाँ, तो अभी इतने सारे लोग इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, इतने अच्छे वीडियोस बनाते हैं, इतने अच्छे पोस्ट करते हैं, तो हम लोग उसका फायदा नहीं उठाते हैं। कभी आपने उसका फायदा उठाया है? फायदा कैसे उठाते हैं? जो बात अच्छी लगती है उसको फॉलो, जो बात अच्छी लगती है आप उसको अपनी रूल बुक में लिख लीजिए, अपने रूल बुक में इम्प्लीमेंट कर लीजिए कि भाई ये बात अच्छी लगी, ये चीज मैं अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करूंगी। और जो आपने सीखा कि वो चीज गलत है, गलत चीजें भी सिखाते हैं ना कि भाई ये चीज गलत है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, वो अगर आपको ठीक लगे, वो अगर आपके व्यक्तित्व के हिसाब से, नेचर के हिसाब से अगर आपको वो ठीक लगे कि भाई ये चीज गलत है, मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे ये चीज सही लगती है वो करनी चाहिए, वो आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अपनी रूल बुक में लिखिए कि भाई अगर मुझे पेशेंस रखना है तो ये मैं पेशेंस प्रैक्टिस करूंगी, ये मेरा नियम हो जाएगा जिंदगी में कि मैं कुछ भी काम हो, अगर नहीं हो रहा है तो मैं धैर्य रखूंगी। धैर्य तो सिखाया तो है व्हाट्सएप में, पर हम लोग यूज नहीं करते। पर अगर आप अपने माइंड में और अपने एहसास में ये पक्का बना लेंगे कि भाई मुझे ये चीज फॉलो करनी है, अपने रूल्स बना लेंगे, तो आपको वो चीज आपकी जिंदगी में आपको हेल्प करेगी, आपको डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी। अब भगवान श्री कृष्ण 13वें अध्याय में क्या बताते हैं? क्या बताते हैं वो अर्जुन को? वो बोलते हैं कि एक हमारा ये शरीर है, हमारा ये शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है, प्रकृति का बना हुआ है, और प्रकृति को जानने वाला कौन है? हमारे शरीर को कौन जानता है? हमारे शरीर से ऊपर कौन है? बताएंगे कोई? हमारे शरीर से ऊपर कौन है जो हमें, हमारे शरीर को जानता है? आत्मा। आत्मा। और आत्मा से ऊपर क्या है जो आत्मा और शरीर दोनों को जानती है? परमात्मा। अब ये जो समझ आती है जैसे कि परमात्मा हमारे दिल में बसते हैं, और हमारा जो आत्मा है और शरीर है, ये इन तीनों के बारे में जब नॉलेज और ज्ञान मिलता है तो वो बोलता है उससे फिर आप आगे निर्णय लेने में काम में आता है। परमात्मा को हम सीखते हैं, समझते हैं कि परमात्मा है कौन, परमात्मा और आत्मा का क्या संबंध है, और उसका हमारे शरीर से क्या संबंध है। ये जानना जो समझ गया वो जन्म मरण के चक्कर से निकल गया। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है। अब हम समझेंगे कि जब हम निर्णय लेते हैं, दूसरे टाइप का निर्णय, हमारे आत्मा, शरीर और परमात्मा से जुड़ा होना चाहिए। हमारी शरीर, आत्मा और परमात्मा से वो डिसीजन जुड़ा होना चाहिए। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक लड़की होती है, नौकरी कर रही होती है, जॉब कर रही होती है, अकाउंट्स फाइनेंस में उसका काम होता है, जॉब कर रही होती है। तो अभी उसके जो कंपनी वाले होते हैं
मैनेजर होते हैं, कंपनी वाले होते हैं, वो उसको बोलते हैं कि तू अकाउंट्स की हेरा फेरी कर, गलत अकाउंट्स लिख, जो एक्चुअल है वैसा नहीं लिखना है, जो हम बोलेंगे वैसा लिखना है। अब उसकी नौकरी का सवाल, और वो क्या करे, कैसे करे। अगर वो करती है तो क्या होता है, गलत हो जाता है, उसके हिसाब से वो गलत है। उसकी कंपनी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, जिसको जो गलत करना है वो करेगा। पर उसको जब वो कर रही है, कॉन्शियसली वो कर रही है, उसको पता है कि भाई मैं ये चीज, मैं नंबर गलत लिख रही हूँ, नंबर गलत फीड कर रही हूँ, उसको रियलाइजेशन होता है, अंदर से आवाज आती है कि तू गलत कर रही है। और उसको रातों को नींद नहीं आती, बेचैनी होती है उसको कि भाई बार बार उसके मन में आता है कि मैं गलत कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। तो उसको समझ में नहीं आता कि भाई मैं अपनी नौकरी बचाऊं कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूं, कि जो आवाज आ रही है कि मैं क्या करूं तो क्या करूं। तो आपके हिसाब से उसको क्या करना चाहिए? अगर वो पढ़ी लिखी है तो जॉब छोड़ देनी चाहिए, जॉब छोड़ देनी चाहिए, दूसरी जगह मिलेगी, दूसरी जगह मिलेगी। सही बात है, गलत काम क्यों करना। कभी कभी मजबूरी हो जाती है, कभी कभी किसी के हाथ में वो नहीं होता है कि जॉब चेंज करके आगे प्रोसीड करे। कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि भाई उसको गलत करना होता है। तो क्या करना चाहिए उसे? ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी निर्णय वो ले, चाहे कि भाई मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है। अगर नहीं करेगी, कंपनी वाले बोलेंगे चले जाओ, तो चले जाओ, सही करो। नौकरी छूटती है तो छूटने दो, स्ट्रेस तो नहीं होगा ना, आपके अंदर की आवाज तो आपको सोने नहीं देगी। तो ये होता है काम जब आप करते हो, कोई भी काम अगर आप गलत काम करते हो तो आपकी आत्मा, शरीर, जैसे उसको नींद नहीं आती थी, स्ट्रेस होता है, पल्पिटेशन होती है ना, शरीर बता रहा है कि आप गलत कर रहे हो। आत्मा से आवाज आती है, अंदर से आवाज आती है कि भाई ये सही नहीं है। और परमात्मा तो बार बार बोलता है तू गलत रास्ते पे है। जब ये तीनों चीजें लाइन में नहीं होती है तो हमारा सिस्टम भी लाइन में नहीं होता है। ये चीजें हमें हेल्प करती हैं डिसीजन लेने में, सही रास्ता चूज करने में। एक ऐसे ही और एक छोटी सी कहानी है। बॉम्बे के किसी एक जनरल बड़े से हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक नर्स होती है। वो बहुत सालों से वो नौकरी कर रही होती है उस हॉस्पिटल में, कितने काफ़ी साल हो जाते हैं उसको काम करते करते। बट उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो थोड़ी सी गड़बड़ होती है। उसने उधारी ली होती है, पैसों की प्रॉब्लम होती है, उसको पैसे एक्सटॉर्शन के कॉल्स आते हैं कि भाई, कलेक्शन के कॉल्स आते हैं कि भाई हमें पैसे दो। वहाँ से कोई एक्सटॉर्शन वाला बोलता है कि भाई तुम पैसे दो। तो फंसी पड़ी होती है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं देने के लिए, करने के लिए। तो एक पुलिस ऑफिसर होता है। पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल्स में आते जाते रहते हैं, तो उनकी नर्स के साथ, वार्ड बॉयज़ के साथ सब जान पहचान होती है।
तो उसे पता चल जाता है कि भाई इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कॉल आते रहते हैं उसको, फ़ोन आते हैं कि पैसे दे पैसे दे, परेशान रहती है। वो सुन लेता है कि भाई इसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो उसके पास फिर वो एक दिन सोच समझ के, पता है बकरा है, उसके पास जाता है, बोलता है कि मैं जानता हूँ तेरी परिस्थिति कैसी है, तुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरे पास एक ऑफ़र है तेरे लिए। क्या ऑफ़र है? तू हॉस्पिटल की जो दवाइयाँ हैं तू मेरे को सप्लाई कर। हॉस्पिटल से चुरा के वो दवाइयाँ मेरे आदमी को सप्लाई कर। मतलब अब जहाँ वो इतने साल काम कर चुकी है वहाँ धोखाधड़ी करके, गलत काम करके दवाइयाँ वहाँ से निकाल के दूसरे पार्टी को सप्लाई कर। अब उसको पैसे की ज़रूरत होती है, मजबूरी होती है, कुछ समझ में नहीं आता उसको, पसीने पसीने हो जाती है, कैसे तैसे एक ऑर्डर करती है, चुराती है, हेड नर्स से चाबियाँ चुरा के उस दवाइयों के सप्लाईज गायब करती है। उसको बड़ी बेचैनी होती है, उसको पता होता है गलत कर रही है, अंदर से आवाज़ आती है, उसको पता है कि ये रास्ता गलत है, फिर भी वो करती है क्योंकि उसकी मजबूरी होती है, उसको पैसे चाहिए होते हैं। और फिर एक बारी वो ऑर्डर कंप्लीट करती है, फिर वो बोलता है और कर, अभी तूने रुकना नहीं है, अभी मेरी बंदूक तेरे सिर पे है, अगर तू नहीं करेगी तो मैं तेरे को उड़ा दूंगा। ये तो और फंस गई। उसको लगा चल एक टाइम हो जाएगा मेरा, पर ये तो मैं इस माया जाल में फंसती जा रही हूँ, ये तो मैं निकलने का कुछ है ही नहीं। और परेशान हो जाती है और टेंशन में हो जाती है। एक तो वैसे ही हॉस्पिटल्स में कम टेंशन नहीं होती है ये पर्सनल टेंशन और हो जाती है। वैसे उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस है, तो ये चारों तरफ से घिरी हुई होती है। फिर वो अपने अंतरात्मा की आवाज सुनती है, वो जाती है उसकी हेड नर्स के पास और वो कन्फेस करती है कि भाई ऐसे ऐसे मैंने पैसे लिए, ऐसे ऐसे मैंने चोरी करी, मुझे ये ऐसे पैसे नहीं चाहिए, पर मैं ऐसे सिचुएशन में फंस चुकी हूँ, आप प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मेरे से गलती हो चुकी है, मुझे इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकालो। हेड नर्स को पता होता है, उसकी सिचुएशन भी पता होती है और उसको ये भी पता होता है उसका नेचर कैसा है और इतने सालों से उस काम करती आ रही है। तो फिर वो जो बड़े पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको कांटेक्ट करती है और ये पुलिस ऑफिसर को पकड़वाती है और सारे जो सप्लाईज होते हैं, जो भी पैसे होते हैं, सब उसको वापस करती है, सरेंडर करती है कि भाई मेरे से गलती हो गई। और ऐसे वो बंदा पकड़ा जाता है। गलत काम, गलत रास्ते पर भी जब आप चलते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि भाई उसको मैं सही कैसे करूं, और या तो मैं उसको कंटिन्यू करूं, वो रास्ते पे कंटिन्यू करूं, या मेरे पास एक ऑप्शन है कि भाई एक रास्ता है इसको सही करने का। इसीलिए बोलते हैं कि आप जो भी काम करो, आपका मन जिसमें परमात्मा बैठे हैं, आपका शरीर और आपकी आत्मा एक साथ एक लाइन में अग्री होनी चाहिए कि भाई जो मैं कर रही हूँ, मेरी आत्मा भी खुश है, परमात्मा भी खुश है और मेरा शरीर भी खुश है।
तब जाके आपका वो कार्य सफल होता है। गलत काम करना तीजा तो आखिर गलत ही निकलता है। वो हमको पता है, पर कभी कभी ऐसी मजबूरी आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो गलत काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझसे जुड़ने के लिए कृपया इस नंबर पे कॉल करें 9371093246। धन्यवाद।